अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल खान यूसुफजई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दरअसल ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इसको पुट ऑफ किया हुआ था, मैं अभी इसको डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग इसकी डिमांड कर रहे थे और वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर कोर्सेज में शुरू में ही डिस्कस किया जाता है। फाइनली आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा लंबा और मुश्किल है। तो मैं इसके 3 से 4 पार्ट्स बना दूंगा। हर पार्ट का अगला आने वाला पार्ट 3 से 4 दिन के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप सबके सब एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा गैप दे दे के ग्रेजुअली स्टडी कीजिएगा। तो आइए इस लेसन के पहले पार्ट को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग के बिल्कुल नीचे जो ये 2 लाइंस आप रेड लेटर से देख रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है। मतलब जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसकी डेफिनेशन है, और वो है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश, दे आर कॉल्ड वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर मीनिंग्स। मतलब इंग्लिश में मुख्तलिफ इक़साम के मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, जो वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। याद रखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वर्ड क्लासेस भी कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद था दैट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर मीनिंग्स, और इनके अपने मखसूस माने होते हैं जिनके मुताबिक ये यूज़ किए जाते हैं। ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उसकी ट्रांसलेशन। उसके बिल्कुल नीचे ब्लैक लेटर से जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, जो अल्फाज देख रहे हैं, ये वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें है सबसे पहले वर्ब, फिर एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटर्मिनर। ये वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या, हमने तो सुना है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं। जी हाँ, मैंने भी यही सुना है और पढ़ा भी यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों लिखे हैं? अगर आप ग्रामर की पुरानी बुक को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंडिया की बहुत मशहूर बुक है जो रेन एंड मार्टिन के नाम से फेमस है, जो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा और ममालिक में भी फेमस है। उसमें अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर स्टडी करते हैं और उसकी डेफिनेशन उसमें पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में 8 होते हैं। और उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल किए गए हैं? वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसके अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल किए गए हैं। उसमें डिटर्मिनर को शामिल नहीं किया जाता। उस बुक में डिटर्मिनर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। और अगर आप नई ग्रामर बुक देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की एक बहुत मशहूर बुक है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, उसमें अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर स्टडी करते हैं और उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। और वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस चैप्टर में शामिल करते हैं? वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड डिटर्मिनर। वो इंटरजेक्शन को पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते, शामिल नहीं करते। ये जो इंटरजेक्शन है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करता, वो डिटर्मिनर को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बनाता है।
तो जब मैं ये लेसन शुरू करने जा रहा था तो मैं कंफ्यूज था कि मैं इंटरजेक्शन को इसमें शामिल करूं या डिटर्मिनर को, इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो निकालूं। तो मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं इसमें से ना तो इंटरजेक्शन को निकालूंगा ना मैं डिटर्मिनर को निकालूंगा। मैं इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर दोनों ही इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। मतलब मैं इस टॉपिक में 8 नहीं बल्कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगा। और हमारे पास जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। तो आइए वर्ब से शुरू करते हैं। वर्ब मतलब ईट, ड्रिंक, रन, टीच, ड्राइव, हैपन, एट्सेट्रा, ये होते हैं एक्शन वर्ब्स। उसके नीचे गेट अप, वेक अप, लुक आफ्टर, गो इन फॉर, एट्सेट्रा, ये हैं फ्रेजल वर्ब्स। और उसके नीचे तीसरी लाइन में बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, एट्सेट्रा, ये होते हैं स्टेट वर्ब्स। तो ये 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं और इन्हीं पे ही पूरी इंग्लिश बेस करती है। अच्छा, मैं ये जो वर्ब है इसको मैं पहले ही एक अपने लेसन नंबर 4 में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका टाइटल है डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो उस टॉपिक में मैंने वर्ब को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत ही डिटेल में डिफ़ाइन किया है। इस टॉपिक में मैं वर्ब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, ये लेसन पहले ही लेंदी है। इसमें मैं वर्ब को जल्दी जल्दी कवर करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ये जो सब जो मैंने ये लिखा है ये सारा मैंने वहीं से कॉपी किया है, तो आप वहाँ जाके इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। तो आइए बैक टू द टॉपिक। तो ये 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब जो काम को जाहिर करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स ये भी काम को ही, एक्शन को ही जाहिर करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये एक से ज़्यादा अल्फाजों पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे गेट अप 2 अल्फाजों पे, वेक अप 2 अल्फाजों पे, लुक आफ्टर 2 अल्फाजों पे, इसी तरह गो इन फॉर 3 अल्फाजों पे। ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स जो 2-2, 3-3 अल्फाजों पे मुश्तमिल होते हैं लेकिन मीनिंग एक ही देते हैं। अच्छा, उसके नीचे स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की हालत, मौजूदगी, मतलब एग्जिस्टेंस वगैरह को जाहिर करते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है, वहाँ पे काम कुछ भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक चेयर मौजूद है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक चेयर मौजूद है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, देयर इज़ अ चेयर, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे स्टेट वर्ब यूज़ किए जाते हैं जो किसी चीज़ की मौजूदगी वगैरह को जाहिर करते हैं। तो ये थे वर्ब्स। और उसके बिल्कुल नीचे डेफिनेशन जो है, वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। मतलब वर्ब जो होता है वो एक लफ्ज़ होता है या अल्फाजों का मजमुआ होता है, मतलब अल्फाजों का ग्रुप होता है जो जाहिर करता है किसी काम, मतलब किसी एक्शन को, किसी इवेंट मतलब किसी वाक़या वगैरह को, या स्टेट मतलब किसी चीज़ की हालत या मौजूदगी वगैरह को। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और उसकी ट्रांसलेशन। उसके बिल्कुल नीचे हैं एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। देखें, इसके अंदर एक काम हो रहा है। ये जो सेंटेंस है ये एक्शन का है, इसके अंदर एक एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है और वो है टीच, इसीलिए हमने इसके आगे लिखा है एक्शन। इसके अंदर एक काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, तो उसके लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं टीच। उसके नीचे दे लर्न इंग्लिश, ये भी बिल्कुल उसी तरह एक्शन वर्ब है जैसे हमने ऊपर टीच पढ़ा था, यहाँ पे है लर्न, मतलब ये जो है लर्न, दे लर्न इंग्लिश, यहाँ पे भी हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया है। ये भी एक काम को जाहिर कर रहा है। क्या काम जाहिर कर रहा है? कि वो लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इंग्लिश सीखने का, वो इंग्लिश सीखते हैं। उसके बाद है मोस्टली एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड्स। देखिए, इसके आगे हमने लिखा इवेंट। क्यों? अच्छा, हैपन जो है यहाँ पर, ये जो है हैपन, ये भी एक्शन वर्ब की ही तरह काम करता है, बिल्कुल ये भी एक्शन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये एक
इवेंट को जाहिर कर रहा है, एक वाक़ये को जाहिर कर रहा है, एक वाक़ये की बात कर रहा है कि अक्सर हादसात रोड्स पर होते हैं। तो ये एक वाक़या होता है, एक इवेंट होता है, ये उसको जाहिर कर रहा है, लेकिन ये होता बिल्कुल एक्शन वर्ब की तरह है, इसीलिए हमने देखे हैं इसको एक्शन वर्ब्स में ही लिखा है। तो यहाँ पे ये मोस्टली एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड्स, यहाँ पे वर्ब एक इवेंट को, एक वाक़ये को जाहिर कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे इवेंट लिखा। अच्छा नीचे आ जाएं, अली वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, इसके आगे हमने लिखा एक्शन, क्योंकि इसके अंदर भी एक एक्शन जाहिर हो रहा है, क्या, जागना, कि अली सुबह में देर से जागता है। लेकिन इसके अंदर हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में से हमने यूज़ किया है ये वर्ब वेक्स अप, अली वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, ये होता है फ्रेजल वर्ब, लेकिन ये यूज़ एक्शन की ही तरह होता है। उसके नीचे है सारा लुक्स आफ्टर हर मदर, ये भी एक्शन वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया है फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, सारा लुक्स आफ्टर हर मदर, सारा अपनी वालिदा की देखभाल करती है। उसके नीचे है आई एम आ टीचर, देखें इसके आगे हमने लिखा है स्टेट, क्योंकि अब आप देखिए इसके अंदर कोई एक्शन है या कोई काम हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खड़ा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पे देखें आपकी एक एग्जिस्टेंस बताई जा रही है, एक आपकी हालत वगैरह को जाहिर किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं, और वहाँ पे स्टेट वर्ब है एम, आई एम अ टीचर। उसके नीचे है दे आर स्टूडेंट्स, ये भी स्टेट का सेंटेंस है, इसमें भी एक्शन नहीं है। बिल्कुल ऊपर वाला जो सेंटेंस है आई एम अ टीचर, बिल्कुल उसी तरह ये है दे आर स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे हमने लिखा आई एम अ टीचर, और यहाँ पे क्या लिखा, आई टीच इंग्लिश, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, एक में काम हो रहा है और एक में किसी चीज़ की मौजूदगी बताई जा रही है। अच्छा दे आर स्टूडेंट्स, इसमें ये आर, ये स्टेट वर्ब है। उसके नीचे सारा एंड अली विल बी इन द ऑफिस, ये भी स्टेट है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सारा और अली ऑफिस में होंगे, मतलब अगर आप वहाँ जाओगे, आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको वहाँ सारा और अली मिलेंगे। मैं किसी से कहता हूँ कि आप वहाँ पहुँचो, वहाँ पे आपको सारा और अली मिलेंगे, वहाँ पे सारा और अली मौजूद होंगे। तो ये सारा और अली की यहाँ पे मौजूदगी की बात हो रही है, और वो कौन सा वर्ब इनको जाहिर कर रहा है, बी, ये जो बी है ये सारा और अली की मौजूदगी को जाहिर कर रहा है कि सारा एंड अली विल बी इन द ऑफिस, ये है स्टेट, स्टेट का सेंटेंस। उसके नीचे है लास्ट वी हैव अ बिग हाउस, ये भी स्टेट का सेंटेंस है, इसमें भी एक्शन नहीं है, इसमें भी आप देखिए कोई काम नहीं हो रहा। इसमें इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक बहुत बड़ा मकान है, एक मकान है जो आपकी मिल्कियत में है, आपकी ओनरशिप में है, आपकी ओनरशिप बताई जा रही है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपकी पोजेशन में या आपकी ओनरशिप में कोई चीज़ है, ये हैव उसको जाहिर कर रहा है, तो ये भी स्टेट वर्ब कहलाता है। तो ये होते हैं वर्ब्स। तो इनके हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। तो आइए एडवर्ब को डिस्कस करते हैं। एडवर्ब मतलब फास्ट, स्लोली, जस्ट, वेरी, क्विकली, रियली, टू, ऑलवेज, ऑफन, यस्टरडे, टुमारो, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब्स कहलाते हैं। उसके बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ फ्रेज। मतलब एडवर्ब एक लफ्ज़ होता है जो मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में,
एडवर्ब के बारे में और फ्रेज के बारे में। मतलब अगर ये अल्फाज सेंटेंस में आते हैं तो उनके साथ एडवर्ब ऐड होके इन अल्फाजों को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना देता है। तो इसके साथ ही बिल्कुल हमने नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी रन्स फास्ट। देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं शी रन्स तो शी रन्स यहाँ पर जुमला कंप्लीट हो जाता है कि वो भागती है, लेकिन हमें अपने जुमले को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो हमने ये जो वर्ब है रन्स, इसके साथ हमने फास्ट को ऐड करके इस वर्ब को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना दिया कि वो सिर्फ भागती नहीं है बल्कि तेज़ भागती है। ये वर्ब है, जैसे कि हमने बताया डेफिनेशन में कि ये वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एडवर्ब ने एक वर्ब को जो कि रन, उसको मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना दिया। उसके बाद है द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखें अगर हम यहाँ पे वेरी नहीं लगाते तो ये होता द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, जुमला तब भी कंप्लीट हो जाता कि फूल खूबसूरत है, लेकिन हम अपने सेंटेंस को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बनाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये जो ब्यूटीफुल है ना ये एडजेक्टिव है। हमने क्या कहा था कि ये एक एडजेक्टिव के बारे में भी मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना रहा है कि फूल खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत है। उसके बाद है सारा कैम जस्ट इन टाइम। सारा बिल्कुल सही वक्त पर आई। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट नहीं लगाते तो इसका मतलब होता सारा वक्त पर आई, लेकिन हम अपने सेंटेंस को मज़ीद मतलब स्ट्रेस देना चाहते हैं, अपनी बात पे जोर देना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इन टाइम से पहले जस्ट लगाया है। ये जो वक्त है इन टाइम, ये एक फ्रेज़ है। हमने क्या कहा था कि ये एक फ्रेज़ के बारे में भी मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आ गया हमारा फ्रेज़। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज़ कहलाते हैं। तो ये जस्ट इस फ्रेज़ से पहले आकर इस पे मज़ीद ज़ोर डाल रहा है कि सारा जो है वो वक्त पर नहीं आई बल्कि बिल्कुल वक्त पर आई है। तो ये एडवर्ब इस फ्रेज़ को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना रहा है, उसको उस पर मज़ीद ज़ोर दे रहा है। द टीम प्लेड एक्सट्रीमली वेल। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कहा था कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के साथ भी आ सकता है, एक एडवर्ब को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। यहाँ पे हमने कहा था ना, देखें एक एडवर्ब के बारे में भी मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर ये एक एडवर्ब पहले से मौजूद था कि द टीम प्लेड वेल, टीम अच्छा खेली, लेकिन हमें आगे ये बताना है कि वो अच्छा नहीं खेली बल्कि बहुत अच्छा खेली है। तो इसके ऊपर हम ये जो एक एडवर्ब है, तो ये दूसरा एडवर्ब इस पे जोर डालना है और दूसरे एडवर्ब को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना रहा है। उसके बाद है प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। यहाँ पर भी देखें एक एडवर्ब पहले से मौजूद था, लेकिन उसके साथ हमने ये एक और एडवर्ब यूज़ किया है। क्यों? अगर हम कहते हैं प्लीज़ स्पीक स्लोली, यहाँ पे जुमला कंप्लीट हो जाता है कि आहिस्ता बात करो, लेकिन हम इस पे मज़ीद ज़ोर देना चाह रहे हैं अपनी बात पे। तो हमने इसके साथ ये वाला एडवर्ब इसके साथ लगाकर इसको मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना दिया, इस पे मज़ीद ज़ोर दे दिया। उसके बाद है हमारे पास आखिर में आई मेट हर। देखिए यहाँ पे जुमला कंप्लीट हो जाता है कि मैं उससे मिला। लेकिन अगर आप किसी को वक्त भी बताना चाह रहे हो, आप सिर्फ उसको ये नहीं बताना चाह रहे कि आप उससे मिले, लेकिन आप उसको ये भी बताना चाह रहे हो कि आप उससे किस वक्त मिले, तो उसके लिए हम एक एडवर्ब यूज़ करते हैं। ये एक एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि आप उससे मिले, लेकिन कब मिले? कल। तो ये एक एडवर्ब यहाँ पर वक्त को जाहिर कर रहा है। ये था एडवर्ब। इस पार्ट में हम वर्ब और एडवर्ब
डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इस लेसन का सेकंड पार्ट देखिए, जो कि इस पार्ट के अपलोड होने के 3 से 4 दिन के बाद इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।